Hi guys. So in the last class what we talked about was plant transportation system. इस क्लास में हम शुरू करेंगे to talk about human excretory system. अब ये excretion आया कहाँ से? You already know कि हर एक सेल जब मेटाबॉलिज्म करेगा तो कोई ना कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट बनाने वाला है जिसकी हमें हमारे शरीर को सेल्स को ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू थ्रो देम आउट. ठीक है, सिंपल लॉजिक ये है. बट what are those excretory products that we are talking about? वो excretory product होते क्या हैं? देखो, अगर हम मेजर अमाउंट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करें, दैट इज बर्निंग ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP ऑफ कोर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकना बहुत आसान है. ये सिंपली आपके लंग्स में जाता है और लंग्स के बाद बाहर एयर के थ्रू निकल जाता है, राइट? सो CO2 इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. The major problem is nitrogenous waste. देखो, प्रोटीन्स, DNA, they are also major part of your cells और उनका चेंज भी is a major part of reactions जो आपके सेल्स के अंदर हो रहा है. To throw them out is a bigger challenge. So that is why जब भी हम excretion की बात करते हैं we talk about the nitrogenous waste. अब nitrogenous waste अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया या अमोनियम आयंस के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, लेकिन ये आराम से एज डाइल्यूट सोल्यूशन फेंका जा सकता है. और क्योंकि एक्वस ऑर्गेनिजम्स के पास पानी की कोई कमी नहीं है तो वो अमोनिया में ही एक्सक्रीट करके फेंक देते हैं बाहर. अब उन ऑर्गेनिजम्स के पास आए जो ऑर्गेनिजम्स के पास पानी की थोड़ी कमी है, जैसे लैंड ऑर्गेनिजम्स, वो और ATP खर्च के इस अमोनिया को प्रोसेस करके यूरिया बना देते हैं. ठीक है, और यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं एज डाइल्यूट सोल्यूशन. अब ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा इट कुड बी एक्सक्रीटेड एज लेसर डाइल्यूट सोल्यूशन. तो यहाँ एक वर्ड ऐड कर दो, वेरी. तो जब आप अमोनिया एक्सक्रीट करते हो आपको बहुत सारा पानी चाहिए, बट यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए. सो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमारा यूरिन में यूरिया ही एक्सक्रीट होता है एंड दैट इज़ 2.5%. इतना में हमारा काम आराम से चल जाता है. ठीक है, अब अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा है, जिनको इतना पानी भी नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स. देखो, बर्ड्स ज़्यादा पानी कैरी ही नहीं कर सकते, उनको उड़ना होता है. हैविंग अ ब्लैडर, उनके पास अगर यूरिनरी ब्लैडर होता तो उनका वेट बढ़ जाता. और आप सोच सकते हो अगर 50 ग्राम भी वेट बढ़ गया तो फ्लाइट इज़ अ बिग डील. तो वो यूरिया को भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. ठीक है, और ये इतना ज़्यादा सेफ है कि आप इसको सॉलिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी एक्सक्रीट कर सकते हो. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट को अलग अलग लेवल तक प्रोसेसिंग किया जा सकता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो जहाँ हम ह्यूमंस अपने वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए इतना सोचते हैं, वहाँ बायोलॉजी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ओवर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स बहुत ही क्राफ्टली तरीके से, राइट? तो हमारे में इन ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट इज़ यूरिया. हम अपने वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू फेंक देते हैं. अब इतना तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये सारा काम जो लिंक हो रहा है वो ब्लड से हो रहा है. ब्लड ही सभी चीज़ों को कैरी कर रहा है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो. तो हर एक सेल यूरिया प्रोड्यूस करेगा, है ना? बट और थोड़ा अमोनिया भी प्रोड्यूस करता है. लेकिन एक जगह, ठीक है, लिवर एक जगह ऐसी है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट जो है यूरिया में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और ब्लड को दे दिए जाते हैं, ताकि ब्लड उसको ले जाके डिपॉजिट कर दे किडनीज के पास और किडनी इसको बाहर फेंकने की सारी प्रक्रिया करे. ठीक है, तो जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट किडनीज फर्स्ट. तो चलो किडनी बना लेते हैं. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वी हैव अराउंड 2 बीन शेप्ड किडनीज. तो चलो पहले किडनीज बना लिया. अब ये आपको दिख रहा है कि जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे की तरफ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि इसी के ठीक ऊपर आपके पास लिवर होता है. लिवर के लिए जगह बचाना ज़रूरी है. अब इसी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है टोपी जैसा. इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में. ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन्स देता है, इमरजेंसी हार्मोन्स देता है.
ठीक है। इस एड्रीनल ग्लैंड को, क्योंकि ये रीनल के ऊपर है ना, तो इसलिए सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब किडनीज में ब्लड आया जा रहा है और वापस ले जाया भी जा रहा है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है। पहले देखो, ये एक ब्रांच है ऑफ ऑरोटा। ऑरोटा की एक ब्रांच है जो नीचे आके डिवाइड होती है और एक एक आर्टरी देती है जो दोनों ही किडनीज में जा रही है। इस ब्रांच को आप कहते हो रीनल आर्टरी। ठीक है, ऐसी आर्टरी जो किडनी से सप्लाई कर रही है। बट रीनल आर्टरी के पास प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा? देखो, आर्टरी के पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है। बट भले ही इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, बट इस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट तो ज़्यादा है, बट नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट भी ज़्यादा है, क्योंकि पूरी बॉडी से ये ब्लड अभी आ रहा है नाइट्रोजन को फ्री करने के लिए। फिर किडनीज क्या करती हैं? किडनीज ने ब्लड से यूरिया निकाला। ठीक है, कैसे निकाला डिटेल प्रोसेस हम देखेंगे, और एक ट्यूब के थ्रू आगे पास कर दिया। तो ये एक ट्यूब हमने बना ली जो किडनीज यूरिया यूरिन में बना रही है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? यूरीटर, राइट। और ये जो यूरीटर है वो कन्वर्ज करती है एक ट्रायंगुलर से बैग में। इस बैग को कहते हो आप यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ टेम्पररी, राइट, जहाँ टेम्पररी क्या हो रहा है? यूरिन स्टोर हो रहा है। ठीक है, आप हमेशा तो यूरिन पास नहीं करते हो, है ना। टेम्पररी यूरिन स्टोरेज यहाँ पे हो रहा है। एंड देन देयर इज अ स्मॉल पार्ट जो जहाँ से आपका यूरिन को बाहर फेंक दिया जाएगा, एंड दैट इज यूरीथ्रा। ठीक है, सो यूरीटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरीथ्रा। अब ये तो क्या यूरिन फेंकने की बात, लेकिन जो ब्लड आया था उसको रिटर्न भी तो करना है, क्योंकि आखिरकार जब किडनी ने आपका ब्लड को प्रोसेस करके यूरिन बनाया होगा, उसमें एनर्जी भी तो लगी होगी, ऑक्सीजन भी तो कंज्यूम हुआ होगा, है ना, एटीपी भी तो कंज्यूम हुआ होगा। अब ब्लड को वापस भेजेंगे ताकि ऑक्सीजनेट होके वापस आ पाए, और ये जो ब्लड को प्योरीफाई किया इसको भी तो वापस भेजना है। तो यहाँ से एक आता है दिस इज रीनल वेन, राइट। ये क्या है? आपका रीनल वेन। तो रीनल वेन में ऑक्सीजन का अमाउंट भले ही कम है, बट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट घट चुका होता है, राइट। सो ऑक्सीजन वेस्ट का अमाउंट, ऑक्सीजन का अमाउंट घट चुका है क्योंकि ब्लड में का ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, और नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट भी कम हो चुका है। एक छोटी सी चीज़ है विच यू शुड बी लुकिंग फॉर इज, यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना है, और एक्चुअली होता भी ऐसा है कि ये ब्रांच भी नीचे को जा रही है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे तो ख़त्म नहीं हो गया, नीचे ऑर्गन्स को भी तो सप्लाई करना है, राइट। तो हमने ऐसा बना दिया। तो रीनल आर्टरी ला रही है, रीनल वेन वापस ले जा रहे हैं। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वैसे तो किडनी का बाहर का स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा, इंटरनल स्ट्रक्चर सॉरी, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट एक ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। तो अगर आप किडनीज को देखो तो वो कुछ ऐसे होते हैं, राइट। बाहर एक कैप्सूल होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है जो किडनीज को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब किडनीज में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है, उसको कहते हैं पिरामिड्स। तो ऐसे 6 से 8 पिरामिड आपको दिखेंगे, राइट। सो व्हाट आर दीज आर रीनल पिरामिड्स। अब रीनल पिरामिड्स के कारण आपकी किडनी 2 जोन में डिवाइड हो जाती है। कौन सी 2 जोन? ये जो बाहर की जोन है, जो थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी आ जाती है कभी कभी, ये जो आप देख सकते हो। अब आपको एग्ज़ाम में ऐसी कोई शेडिंग नहीं करनी, ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए मैं शेड कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप ऐसे भी इसको बता सकते हो। सो गाइज, ये जो बाहर का जोन है इसको आप कहते हो कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर का जोन है इसको आप कहते हो मेडुला। और इसी मेडुला में होते हैं
मेड्यूलरी पिरामिड्स या रीनल पिरामिड्स, आप कुछ भी कह सकते हो। मेड्यूलरी पिरामिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि देखो ये मेड्यूला में है, ठीक है। अब इसी पिरामिड से छोटे छोटे ट्यूब्स निकल रहे हैं, कुछ पिरामिड्स के ट्यूब निकल के बड़े ट्यूब्स बनाएंगे। देख रहे हो, धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा है, बस धीरे धीरे ना कन्वर्ज हो रहा है, और कुछ नहीं। और अल्टीमेटली एरिया बन जाता है जिसको हम कहते हैं पेल्विस। इसी पेल्विस से निकलता है आपका यूरेटर। तो अभी के लेवल पे आपको इतना जानना काफ़ी है दैट यू हैव कैप्सूल, यू हैव कॉर्टेक्स, आपके पास पिरामिड्स हैं, फिर ट्यूब्स मर्ज करके पेल्विस बनाते हैं, पेल्विस से यूरेटर निकल जाता है। ये जो कर्व एरिया है अंदर की तरफ, इस कर्व एरिया को कहते हैं हाइलम, जहाँ से आपका यूरेटर बाहर की तरफ निकल रहा है। जो कर्वेचर है ना, उसको हाइलम कह दिया। सो दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमें जानना है कि चलो ये तो हो गया किडनी। अब किडनी काम कैसे करती है? ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करना कोई हंसी मजाक की बात तो है नहीं, राइट? तो हाउ एग्जैक्टली दिस वर्क्स? तो देखो, रीनल आर्टरी जो है ना, वो मान लो ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। अब रीनल आर्टरी के ब्रांचेस होंगे, और ब्रांचेस होंगे, और ब्रांचेस होंगे। तो फाइनली जो रीनल आर्टरी की सबसे पतली वाली ब्रांच है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, राइट? एक सेकेंड, लेट मी थोड़ा सा जूम पहले कर लें ताकि बाद में बनाना आसान हो। सो दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट का मतलब ये ब्लड ला रहा है, एंड देन देयर वुड बी ईफरेंट आर्टेरियोल। ईफरेंट मतलब ब्लड ले जा रहा है। तो किस में ब्लड आया और किस में ब्लड गया वो अब हमें देखना है। बट उसके पहले ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, अब ये ब्रांचेस बनाते हैं, राइट? ये ब्रांचेस होते हैं आपके कैपिलरी के ब्रांचेस। सो एफरेंट आर्टेरियोल एक थोड़ी सी मोटी सी आर्टेरियोल है, फाइन आर्टरी है, जो कैपिलरी ब्रांचेस बनाते हैं। इस कैपिलरी ब्रांचेस को आप कहते हो ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो, कैपिलरी आपको समझ में आ चुका होगा कि थिन वॉल्ड वेसल्स हैं, राइट? यहाँ से आराम से डिफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक सिंगल लेयर है दीवार की। तो दिस फॉर्म्स द फर्स्ट लेयर ऑफ छन्नी, द फिल्टर। आपका पहला काम होता है यूरिन फॉर्मेशन में ब्लड को फिल्टर करना। तो आपकी ये जो ग्लोमेरुलस की दीवारें हैं, ये फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्टर बनाती हैं। इसके ठीक चारों तरफ आपका एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, राइट? एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल, इसमें आपकी छन्नी का दूसरा लेयर है। सो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल मिलके बनाते हैं द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो ब्लड को फिल्टर करता है, राइट? ब्लड इसमें आया और फिल्ट्रेट बन के आपके बोमन कैप्सूल में रह गया, ठीक है। अब ये आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ फिल्टर हो रही है। देखो, ब्लड में सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, सॉल्ट्स होते हैं। तो जो मेजर चीज़ फिल्ट्रेट में आ रही है विच इज़ वाटर, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज आ गया क्योंकि ग्लूकोज छोटा होता है, सॉल्ट्स आ गए, और ऑफ कोर्स यूरिया भी आ गया, ठीक है। यानी बाकी के सेल्स, बड़े बड़े प्रोटीन्स, ये सब वापस चले जाते हैं कहाँ? इफरेंट आर्टेरियोल में, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्लड सेल्स हैं ये बड़े चीज़ हैं, ये फिल्टर होके नीचे नहीं आते। आपने पहले भी पढ़ा था, दे नेवर लीव द ब्लड वेसल, राइट? तो ये चीज़ें वापस इफरेंट आर्टेरियोल में चली जाएंगी। फिल्ट्रेट में क्या आएगा? वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया। अब इसमें से हमें फेंकना क्या है? हमें सिर्फ यूरिया फेंकना है, ठीक है। थोड़े बहुत सॉल्ट्स फेंकने। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा किडनीज यस यूरिया को बाहर फेंकता है, बिल्कुल सही बात है, बट ये उसका इकलौता काम नहीं है। उसका एक काम ये भी है कि वो शरीर में सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उसको फेंक देता है। अगर ब्लड का पीएच बिगड़ गया है
पीएच मतलब कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो भी बैलेंस करने के लिए ये कभी H+ आयंस को ज़्यादा या कम फेंकता है, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स इज थ्रोन आउटसाइड, और वो चीज़ें आगे डिसाइड होती है कि किसको कितना फेंकना है, किसको कितना वापस लेना है। बट इतना तो आप समझ चुके होगे कि देखो, हम पानी और ग्लूकोज को बाहर तो नहीं फेंक सकते इतना, है ना। पानी और ग्लूकोज और सॉल्ट्स तो हमारे काम की चीज़ें हैं, इन्हें हमें किसी ना किसी तरह वापस लेना पड़ेगा। तो वो कार्य अब शुरू होता है। तो जो आपका बोमन्स कैप्सूल है, ये एक पतली सी टेढ़ी मेढ़ी नली बनाता है। अब देखो, अगर आप, ये खुला हुआ स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अब देखो, किडनी एक बड़ा ऑर्गन है, उसमें कई सारे नेफ्रॉन होंगे, और ये नेफ्रॉन ही ब्लड को प्रोसेस करके यूरिन बनाते हैं। तो मैंने बोला ना कि ये जो एफरेंट आर्टेरियल है वो ब्लड किस में लेके आ रहा है, तो दिस इज अ यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम कह रहे हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन ब्रेन का यूनिट है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है, नेफ्रॉन किडनी का यूनिट है। नेफ्रॉन का पहला हिस्सा क्या है, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल एक पतली सी ट्यूब बनाता है। तो पतली है ना, तो पतली में हम कुछ जैसे कि आप, ट्यूब पतली है तो ट्यूब्यूल बोल दिया। बहुत ट्विस्ट और टर्न्स है तो बोला कि देखो ये कन्वोल्यूटेड है, और ये पास है, किसके पास है, ग्लोमेरुलस के पास है, तो बोल दिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पतली सी ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, मेजर साइट ऑफ क्या, रीएब्जॉर्प्शन। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या था, फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह लो, ठीक है। पहला स्टेप था फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एकदम फाइन लेवल पे फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन। किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का, पोटेशियम का। सो व्हाट विल बी रीएब्जॉर्ब, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। अब इसके बाद ये एक छोटा सा यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सो इसने अब एक छोटा सा यू शेप स्ट्रक्चर बना लिया। इस यू शेप स्ट्रक्चर को आप कहते हो लूप। कौन सा लूप, लूप ऑफ हेनले। हेनले ने डिस्कवर किया था इसलिए। उसके बाद वंस अगेन आपका ये पतली सी ट्यूब है, ठीक है। अब ये भी पतली सी ट्यूब है तो ट्यूब्यूल कह दिया, ट्विस्ट और टर्न्स हैं तो कॉन्वोल्यूटेड कह दिया, और क्योंकि दूर है तो डिस्टल कह दिया। सो हो गया शॉर्ट फॉर्म DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी मेजर काम यही होगा, रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मेजर काम भी रीअब्जॉर्प्शन है, लेकिन मेजर रीअब्जॉर्प्शन PCT में होता है। ये डिफरेंस आप समझ लेना, ठीक है। दोनों PCT और DCT और इवन लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्प्शन ही कर रहे हैं, बट मेजर रीअब्जॉर्प्शन PCT में होकर खत्म हो चुका होता है। अब मेजर का मतलब ऐसा ना 90% नहीं, 70% अराउंड यहाँ पे हो चुका होता है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। हर एक नेफ्रॉन से एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल निकल रहा है जो फाइनली यूरिन को आगे लेके जा रहा है। अब ये आपको समझना होगा कि हर एक नेफ्रॉन में यूरिन बन रहा है, तो ऐसे कई सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मर्ज होके बनाएंगे कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ी मोटी नली होगी जहाँ पे यूरिन आ रहा होगा। अब एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आपको जुड़ते हुए मिलेंगे, और कई सारे कलेक्टिंग डक्ट फिर और मोटे मोटे जुड़ते जाएंगे। इसके आगे का हायरार्की आपको भी पढ़ना नहीं है, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। तो इसलिए मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूँ, और फाइनली ये डॉट्स आपका कहाँ पे लीड करता है, यूरेटर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें भरनी बाकी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, समराइज करा देता हूँ। पहले हमने फिल्ट्रेशन कर लिया और रीअब्जॉर्प्शन कर लिया है। फिल्ट्रेशन ब्लड को फिल्टर कर रहा है, पानी, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, यूरिया सब चीज़ को ले आ रहा है,
और जो अच्छी चीज़ें थी, जो हमारे काम की चीज़ें थी, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया पीसीटी और डीसीटी में। अब एक चीज़ के रीएब्जॉर्प्शन के बारे में और बात करनी है, वो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए हमारा पीसीटी और डीसीटी तो काम कर रहा है, बट मेजर कॉन्सेंट्रेशन, मेजरली अगर हम देखें तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और इसमें इसकी मदद करता है लूप ऑफ हेनले। सो लूप ऑफ हेनले ऐसे कंडीशंस तैयार करता है जो कलेक्टिंग डक्ट को वाटर रीएब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो हमने रीएब्जॉर्ब कर लिया, बट ऐसी भी तो चीज़ें हो सकती है ना जो फिल्टर होके आई ही नहीं फॉर सम रीज़न, है ना। अगर ब्लड का पीएच बिगड़ गया, वाटर आयंस तो H+ आयंस तो छोटे हैं, वो आ गए, बट वापस जा भी तो रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जो हमें ज़बरदस्ती दोबारा अंदर फेंकनी पड़े। सो उसके लिए हमारे पास थर्ड स्टेप है, दैट इज सिक्रीशन। किन चीज़ों का सिक्रीशन होता है? H+ आयंस का हो सकता है, पोटेशियम आयंस का हो सकता है, अमोनियम आयंस का हो सकता है, क्रिएटिनिन का हो सकता है। तो कई कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़रूरत पड़ने पे ब्लड से सिक्रीट होके इन ट्यूब्यूल्स में डिपॉजिट कर दी जाती है। ठीक है, ये सिक्रीशन कहाँ होता है? पीसीटी में भी हो सकता है, डीसीटी में भी हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ओके, आपने बोला रीअब्जॉर्प्शन होगा, आपने बोला सिक्रीशन होगा, बट कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होके जाएगा कहाँ? सिक्रीशन कहाँ से होगा? तो नेफ्रॉन के चारों तरफ यू हैव टिश्यू फ्लूइड, है ना। इसके चारों तरफ आपके पास टिश्यू फ्लूइड है, और इसी टिश्यू फ्लूइड में आपके ब्लड वेसल्स आसपास गोला खा रहे होते हैं, राइट। और वो ब्लड वेसल्स क्या हैं? तो ये जो इफरेंट आर्टीरियल यहाँ था ना, ये पीसीटी और डीसीटी के अराउंड ऐसे घूमता रहता है, ऐसा घूमा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड, ये कैपिलरी है तो इसको बोलेंगे कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज किसके अराउंड है? ट्यूब्यूल के अराउंड है। तो पेरी का मतलब अराउंड, ट्यूब्यूलर, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो है पीसीटी और डीसीटी के अराउंड मीडियम प्रोवाइड करती है कि भाई इनसे, इन ट्यूब्यूल से टिश्यू फ्लूइड में गया और टिश्यू फ्लूइड से इन कैपिलरीज में चला गया जो भी हमने रीअब्जॉर्ब किया। और तो और लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ भी हम ऐसे ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करते हैं जिनको हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, इनमें भी रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होके वापस चला जाएगा। सो दिस इज हाउ द यूरिन फॉर्मेशन हैपेंस। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप सिक्रीशन। ठीक है, अब इसके बाद वंस द यूरिन इज रेडी तो यूरिन इज पास्ड आउट। इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्चुरेशन, द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन। अराउंड 500 ml to 800 ml आपका यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर कर सकता है। जब 300 ml हो जाता है तो आपको फीलिंग आने लगती है कि ओके नाउ आई माइट नीड टू गो टू द लू, बट 500 से 800 ml के बाद यू माइट लूज कंट्रोल। ठीक है, मिक्चुरेशन का कंट्रोल बोथ आपने ऑफकोर्स रियलाइज किया होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों होता है। देखो कुछ लिमिट तक वॉलेंट्री है, राइट। इफ यू आर नॉट होल्डिंग अप तो वॉलेंट्री है, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करना शुरू कर दिया फिर ब्रेन विल ओवर पावर यू एंड यूरिन निकलते वो। ओके, अब किडनी में प्रॉब्लम होना इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंट थिंग्स जो लोगों को हो जाती है। किडनी ठीक से यूरिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर उन लोगों को, जिन लोगों का किडनी फेल हो जाता है, तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते हैं। अगर उनके कोई क्लोज रिलेटिव हैं जिनका किडनी मैच हो जाता है तो वी कैन गो फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। उनका एक किडनी वो आपको डोनेट कर देते हैं और आप एक किडनी से काम चला लेते हो, ऐसा हो सकता है। बट हमारा शरीर खुद को रिकॉग्नाइज करता है, तो हमारा शरीर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये जो किडनी है दिस इज़ नॉट सेल्फ, और इसको अटैक कर सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कराते हैं उनको
ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाने पड़ते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का मतलब है ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करके रखती हैं ताकि वो आपके ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट ना कर जाए। इसका एक और उपाय है जो थोड़ा पेनफुल है बट थोड़ा इजीली अवेलेबल है, दैट इज डायलिसिस, राइट। अब ये डायलिसिस क्या है? डायलिसिस वेरी सिंपल। देखो, आप एक आर्टरी से ब्लड को निकालते हो, ठीक है, और इसमें आपकी एक आर्टरी से ब्लड को निकाला गया और इसमें फटाफट हम एंटी कोआगुलेंट्स डाल देते हैं। एंटी कोआगुलेंट्स इसलिए डालते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने अभी अभी ब्लड निकाल के मशीन में दे रहे हैं और ब्लड वहाँ पे क्लॉट कर गया, तो इसलिए एंटी कोआगुलेंट्स डाल देते हैं। फिर इस ब्लड को आप एक मशीन के अंदर ले जाते हो जहाँ पे यू हैव सेलोफेन ट्यूब्स। तो ये क्या है? दिस इज अ सेलोफेन ट्यूब। अब इस सेलोफेन ट्यूब के बाहर जो ये मीडियम है, दिस मीडियम इज फिल्ड विथ डायलाइजिंग फ्लूइड। इसको हम फिल कर देते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड से। अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड एंटर कर रहा है, यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड लीव कर रहा है। डायलाइजिंग फ्लूइड इज सिमिलर टू कंसंट्रेशन विद द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से कंसंट्रेशन काफ़ी सिमिलर होता है, एक्सेप्ट कि इसमें यूरिया नहीं होता। और आप इसका फंक्शन समझ सकते हो, इसमें यूरिया नहीं है। दैट मीन्स जो आपका ब्लड प्लाज्मा है, यूरिया उससे बाहर आके डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा और यहीं से आप ये इसको कलेक्ट करते रहते हो, राइट। तो आप फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड डालते रहते हो, वो यूरिया अब्जॉर्ब करते रहता है और जो फ्रेश ब्लड है या कह लो प्योर ब्लड है, वो आप इस मशीन से निकालते रहते हो और निकाल के क्या करते हो? वापस इसको टुवर्ड्स दी बॉडी ट्रांसफ़र करते रहते हो। सो दिस इज़ हाउ डायलिसिस वर्क्स। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना पड़ सकता है। आजकल घर में भी करना, इट्स ओके इफ़ यू कैन बाय द मशीन एट द होम, यू कैन ऑल्सो डू इट एट होम, बट ज़्यादातर केसेस में हॉस्पिटल्स में कराते हैं, अंडर मेडिकल सुपरविजन कराते हैं। बट धीरे धीरे द टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग। इनफैक्ट अब तो आर्टिफिशियल किडनी भी बन रही है जो अभी एज ऑफ नाउ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। वो एक छोटा सा मग शेप स्ट्रक्चर होगा जो आपकी शरीर के अंदर फिट हो सके, राइट। बट अभी उसका कमर्शियली अवेलेबल होना बहुत दूर की बात है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम में ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड दैट इज़ वाई हम उसको इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। हार्डली इट विल टेक 3 से 4 मिनट। अगर हम प्लांट एक्सक्रीशन की बात करें तो इट इज़ फेयरली सिंपल। देखो, हमारा मेजर वेस्ट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड था, राइट। प्लांट का अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस का वेस्ट इज ऑक्सीजन। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है ना, क्योंकि वो उस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट है जो वो यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है। तो प्लांट अपने वेस्ट को क्रॉस यूटिलाइज कर लेते हैं। एक रिएक्शन का वेस्ट दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाता है। अब कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो प्लांट को इकट्ठा करने पड़ जाते हैं। देखो, प्लांट के पास कोई ऐसा एक्सचेंज मीडियम नहीं है जिससे वो बाहर फेंकते रहे। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लांट स्टोर कर लेता है। किसमें? लीव्स में। ऐसा वो क्यों करता है? इसके 2 फायदे हैं। देखो, रैदर देन हैविंग टू डेवलप अ कंप्लीट सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए, लीव्स में स्टोर करने के फायदे हैं। एक तो समय के साथ लीव्स टूटेंगे, जब टूटेंगे तो वेस्ट भी चला गया, लीव भी चला गया। दूसरा, लीव्स में जब ये वेस्ट स्टोर होते हैं, ये अनडिज़ायरेबल बन जाते हैं। किनके लिए? हर्बीवोर्स के लिए। तो हर्बीवोर्स पत्तों को कम खाते हैं। सो अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन जाइलम और कभी काल फ्लोएम में ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। और लीव्स के साथ जब प्लांट के पार्ट्स गिरते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दिस वेस्ट प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग। कभी काल लेटेक्स होता है, कभी काल टैनिन्स होते हैं, कभी काल रेजिन्स होते हैं। और
इन वेस्ट प्रोडक्ट का भले प्लांट के पास यूज ना हो, बट इट हैज़ ह्यूमन यूटिलिटी, हमारे लिए इसकी यूटिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो रेजिन है प्लांट का, उसी से आप अपनी वार्निश बनाते हो। आप वुडन, पुराने ज़माने, अब तो केमिकल वार्निश भी आता है, बट वुडन सर्फेसेस पे वार्निश की एक कोटिंग कर देते थे जिससे वो वाटर रेजिस्टेंट बनता था। ठीक है, तो प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। आप अब उसको ऑर्गेन्स में सेव कर लेते हो और बाद में उन ऑर्गेन्स को ही गिरा देते हो, लीव्स एग्जाम्पल, और कुछ वेस्ट को आप क्रॉस यूटिलाइज कर लेते हो। ठीक है, सो गाइज दिस इज इट। ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन जस्ट वन वीडियो। तो वी हैव कंप्लीटेड लाइफ प्रोसेसेस टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स विल स्टार्ट विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच।